हेलो दोस्तों, मैं राहुल यादव आपका एग्ज़ाम करियर में स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी की चल रही इस सीरीज में आज मैं आपके सामने लेकर हूं आकाशगंगा, तारे, ग्रह और सौरमंडल संबंधी प्रश्न को लेकर के। ठीक है, जैसा कि आपके दिमाग में अधिकतर लोगों के चलता ही रहता है कि पृथ्वी है, वो उस पर पृथ्वी पर लोग कहाँ रहते हैं। ठीक है, सूर्य किस प्रकार से गति करता है। अब आप लोगों के दिमाग में चीज़ यहाँ पर क्लिक करी होगी कि भाई सूर्य कहाँ गति करता है। सूर्य तो स्थिर रहता है, परंतु आज मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य भी गति करता है। ठीक है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। चलो, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके डाउट रहते हैं और जो आप नहीं जानते हैं उनके संबंधित आपको जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, और हमारी एक ही रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों की कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब आपकी इच्छा है, करिए ना करिए। चलो हम बात कर लेते बिना देरी किए। यहाँ पर इस भाग की जो आपको दिख रहा है, ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है, शायद आपको लग रहा होगा कि क्या ये ब्रह्मांड है। तो नहीं, आप गलत हैं, ये ब्रह्मांड नहीं है। कारण है कि ब्रह्मांड के पूरे भाग को देखना बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि ब्रह्मांड जो है वो थोड़ा बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। जानकारी के लिए मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि जो ब्रह्मांड की जो व्यास है, ब्रह्मांड का जो व्यास है वो आपका 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ठीक है, 10⁸ प्रकाश वर्ष है। और आप जानते हो कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। तो आप जान लीजिए कि 9.46 × 10⁻15 मीटर ये आपकी एक प्रकाश वर्ष की लंबाई होती है। आप समझ सकते हैं कि 9.46 के बाद अगर 10⁻15 को अगर विस्तार पूर्वक खोला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा। फिर ये एक प्रकाश वर्ष, और ऐसे एक प्रकाश वर्ष नहीं है, 10⁸ प्रकाश वर्ष, मतलब 10 पर आप 8 जीरो रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो इसके बारे में जानकारी कहाँ से आपको मिल सकती है। चलिए, तो ब्रह्मांड जो है उसमें आपकी 100 अरब गैलेक्सी हैं। ये बात समझ लीजिए आप, पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं, 100 अरब गैलेक्सी हैं। और जो आपको यहाँ पर दिख रही है वो आपकी मात्र एक गैलेक्सी है, ये पूरी एक गैलेक्सी है। ऐसी 100 अरब गैलेक्सी ब्रह्मांड में उपस्थित हैं अनुमानतः। ठीक है, कन्फर्म रूप से तो नहीं कहा जा सकता, पर अनुमानतः इस ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब। आप समझ सकते हैं कि जो आपको एक यहाँ पर जो आपको गैलेक्सी दिख रही है, ये गैलेक्सी आपकी, जैसे हम आकाशगंगा मिल्की वे के नाम से जानते हैं, ऐसी 100 अरब गैलेक्सी हैं ब्रह्मांड में। मंदाकिनी भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो अब आप बात कर लीजिए यहाँ पर 100 अरब को भूल जाइए और यहाँ बात दिमाग लगाइए थोड़ा सा इस गैलेक्सी के बारे में। ये आपकी गैलेक्सी जो दिख रही है, ये हमारी गैलेक्सी है, इसे आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, आकाशगंगा का केंद्र आपका है ये, और इस केंद्र के आसपास इस प्रकार से आपको जो है इसका भाग सर्पिलाकार दिखेगा। ठीक है, और आकाशगंगा के केंद्र में सूर्य स्थित नहीं है। जो है आपका सूर्य है वो यहाँ पर स्थित है, केंद्र जबकि यहाँ पर है। तो आप समझ सकते हैं कि आकाशगंगा के केंद्र पर सूर्य नहीं है। ठीक है, यहाँ आप दिमाग लगाने वाली बात यह है कि सूर्य गतिमान है कहाँ पर, कैसे। देखिए, ये केंद्र है और इसी केंद्र के आसपास ये सूर्य यहाँ पर गति करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। और इसकी गति करने की जो स्पीड रहती है वो क्या रहती है, तो 250 किलोमीटर पर सेकंड। जहाँ पृथ्वी सूर्य के आसपास गति करने में स्पीड जो होती है उसकी होती है 30 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब कि 29.8 अप्रॉक्स में बता देता हूँ। वहीं पर जो सूर्य की गति है वो 250 किलोमीटर पर सेकंड रहती है इस आकाश गंगा के केंद्र के चारों तरफ घूमने में। ठीक है, और जब ये सूर्य, जिस प्रकार से आप जानते हो कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के आसपास घूमती है और 365 दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, मतलब 365 दिन कुछ घंटे में, 6 घंटे समथिंग, जैसे लीप वर्ष बनता है। तो बाद में बताएंगे आपको। सबसे पहले यहाँ देखिए कि जो सूर्य है वो यहाँ पर गति तो करता है, लेकिन कितने दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर पाता होगा इस केंद्र का, इस आकाशगंगा के केंद्र का। तो जब ये घूम के इस प्रकार से और यहाँ तक आता है पुनः, तब तक इसे 250 मिलियन वर्ष लग जाते हैं। आप सोच सकते हैं 250 मिलियन वर्ष, 250 मिलियन वर्ष में ये एक चक्कर अपना कंप्लीट करता है। 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूमने वाला ये सूर्य 250 मिलियन वर्ष में अपना एक चक्कर पूरा करता है। आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप बताते हैं आगे के बारे में। तो चलिए आप देखते हैं कि जो आपका जो यहाँ पर आपका सौरमंडल है उसमें आपका सूर्य एक कोने पर स्थित है। ठीक है, अच्छा मैं एक बात और बता दूं कि जो सौरमंडल का भाग है अधिकतम सर्पिला है। लगभग 80% भाग जो है आकाशगंगा का वो सर्पिला है। ठीक है, आकाशगंगा। तो कैसे है वो आपको दिखा देते हैं। देखिए,
ये भाग आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जो ये हिस्सा है आपका, ये भाग जो है ये पतला पतला, ये इसे सर्पिला कहते हैं। इसे ही 80% बताया गया है, ठीक है। 80% भाग कैसा है? सर्पिला। और आप देख रहे होंगे इसके ऊपर का भाग जो है उभरा हुआ है थोड़ा सा, और ये नीचे का भाग, तो ये है, इसे मान लिया गया 20% लगभग जो है उभरा हुआ नहीं है। तो ये 80% भाग यहाँ पर आया सर्पिला है। चलो अब बात कर लेते हैं हम सौरमंडल के बारे में। तो ब्रह्मांड के बाद ये जब एक आपकी गैलेक्सी होती है, ये मात्र एक गैलेक्सी है, 100 अरब गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी है। और लगभग एक गैलेक्सी में, देखना, लगभग जो है एक गैलेक्सी में आपके 100 अरब तारे हैं। आप ये बात समझिए, ठीक है। इससे ही आप ब्रह्मांड की जो पूर्ण इकाई से उसके बारे में आप सीख पाएंगे थोड़ा सा। एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं और हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, इस अंदर जाते हैं इसके जब, तो उसी आप ये समझ सकते हैं कि जब 100 अरब तारे हैं, 100 अरब तारे हैं एक गैलेक्सी में, उन्हीं में से आपका एक तारा है सूर्य, एक तारा है सूर्य। तो उसी सूर्य से हम कुछ सीखते हैं। तो चलो सूर्य के पास चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। ये आपका सूर्य, और ये जब सूर्य में आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो देखेंगे कि जो ये है, ये आपका है सौरमंडल। देखिए यहाँ से पूरी बात आती है सौरमंडल, इसके अंदर अभी समाहित है सौरमंडल। जब इसके अंदर थोड़ा सा जूम करते हैं तो देखते हैं कि सौरमंडल में मुझे बहुत सारे यहाँ पे तारे देखने को मिलते हैं। तो ये है आपका सौरमंडल, ठीक है, ना कि ये आपकी गैलेक्सी है। और यहाँ जब सूर्य आते ये आपका सौरमंडल है, और सौरमंडल का जो केंद्र है वो सूर्य है, और सौरमंडल का प्रधान भी कौन है? सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य के बारे में बात करते आएंगे तो देखेंगे कि सूर्य जो है, अब थोड़ा सा जूम करते हैं तो अब सब जानते हैं कि सूर्य के पास अपना गुरुत्वाकर्षण है, और इसी गुरुत्वाकर्षण की वजह से सारे ग्रह सूर्य के आसपास में चक्कर करते हैं। चाहे वो सूर्य के ग्रह हों, चाहे क्षुद्र ग्रह हों, तो बहुत सारे ग्रह है, क्षुद्र ग्रह, इसके आसपास उपग्रह वगैरह सब चक्कर करते हैं। हाँ, वो बात ठीक है कि उपग्रह अपने ग्रह के आसपास चक्कर करते हैं, पर वो सूर्य के आसपास भी तो चक्कर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो किस प्रकार से यहाँ पर सूर्य जो दिखता है आपका देखेंगे। सूर्य को सबसे पहले हम अध्ययन में लाते हैं। तो ये है आपका सूर्य, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको सूर्य है, सब जानते होंगे। सूर्य के आसपास जैसा कि आप जानते हैं कि मरकरी जो है आपका, बुध है, ठीक है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, ये किस प्रकार से आपको गति करते हैं। चलो वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम आपको सूर्य का थोड़ा सा अध्ययन करा देते हैं। चलिए, तो देखिए ये है आपका सूर्य, देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ये बारी बारी से गति कर रहे हैं ब्रह्मांड में। ये पूरा अंतरिक्ष आपका दिख रहा है, जो अंतरिक्ष से कैसे दिखते हैं। तो देखो सूर्य जो है आपको देख सकते हैं, तो सूर्य एक धधकता हुआ गोला आग में जो है, वो आपके बारे में कुछ तथ्य बताते हैं इसके बारे में। तो जो सूर्य है, आप जानेंगे कि अपने पूरे सौरमंडल में, जो पूरा सौरमंडल होता है सूर्य का, पूरे सौरमंडल का लगभग 99.999% भाग सूर्य का ही हिस्सा है, ठीक है। 100% अगर पूरे सौरमंडल को मान लिया जाए तो उसमें से 99.999 जो आपका है सूर्य का ही हिस्सा है, और बाकी के बचे 0.001% में आपका पूरा ग्रह, उपग्रह, जो कुछ भी है सब सम्मिलित है, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं। अब दूसरी ओर बात करें सूर्य की, तो सूर्य के टेम्परेचर की बात करते हैं, क्योंकि देखो इसका टेम्परेचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके जो ऊपरी वाला भाग है सूर्य का, जो ऊपरी वाली सतह है, इससे कहते हैं प्रकाश मंडल। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। और इस प्रकाश मंडल का जो तापमान होता है वो आपका होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। जहां आप जानते हो कि पृथ्वी पर जो टेम्परेचर होता है अधिकतम 49-50 अभी तक नापा गया है, 49-50 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आगरा में एक बार नापा गया था, ठीक है। तो मतलब अधिकतम सीमा पार करती है यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस में आप देखने को मिलता है जो हमारे यहाँ, परंतु वहाँ सूर्य के सबसे बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके केंद्र के तापमान की। तो इसका केंद्र का जो तापमान है, जो इसके अंदर केंद्र का तापमान है, वो आपका है 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस। मतलब कि अगर आप काउंट करेंगे इसे तो 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है केंद्र का, जिसे हम क्रोड के नाम से जानते हैं, कोर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में आप तापमान के बारे में समझ गए होंगे। मैं इसके व्यास की बात बता दूं कि सूर्य का व्यास कितना है। तो सूर्य के व्यास की बात करें तो सूर्य का व्यास जो है यहाँ से यहाँ तक देखेंगे
तो 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1 से 10 गुना है। ठीक है, पृथ्वी के व्यास का लगभग 1 से 10 गुना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी बात ये समझ में आई होगी। चलिए तो देखते हैं आगे कि सूर्य जो है वो आपके सूर्य के धब्बों की बात कर लेते हैं। जैसे सूर्य के आसपास आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पे जो धब्बे हैं थोड़े काले काले से नज़र आते हैं, धब्बे होते हैं। तो इन धब्बों का जो टेम्परेचर होता है वो आसपास के टेम्परेचर से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। मतलब कि अगर मान लो कि धब्बे बाहरी सतह पर हैं और बाहरी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, तो धब्बों पे जो 4500 डिग्री सेल्सियस कम करके देखेंगे तो धब्बों पे होगा 4500 डिग्री सेल्सियस। 6000 का 45 ही नज़र आएगा क्योंकि धब्बे थोड़े काले से होते हैं। और एक धब्बे का जो चक्र होता है वो आपका 22 वर्षों का होता है। ठीक है, मतलब कि कोई भी एक धब्बा बनता है वो 11 वर्ष तक तो धब्बा बड़ा होता है और अगले 11 वर्ष तक वो धब्बा कम होता है। तो पूरा चक्र 22 वर्षों में एक धब्बे का कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सूर्य के आकार की। तो सूर्य का आकार जो है वो पृथ्वी के आकार का लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी का 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम। देखो कहने को तो सूर्य के बारे में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में एक जो वीडियो है आपकी, एक पूरी वीडियो सूर्य के ऊपर आएगी, एक पूरी वीडियो मरकरी के ऊपर आएगी, पूरी वीडियो अर्थ के ऊपर आएगी। तो मतलब ये बहुत सारी वीडियो आपके मिलके एक पूरा इस सेशन को कंप्लीट करेंगी। तो आज मैं सिर्फ मोटी मोटी जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ, क्योंकि अगर मैं सारी जानकारी देने के लिए यहाँ पे लग जाऊँ तो हो सकता है वीडियो बहुत लंबी हो जाए और आप भी देखने में थोड़े से कठिनाई महसूस करें। ठीक है, चलिए तो सूर्य के बारे में इतना ही कुछ जानते हैं। ठीक है, एक बात छोटी सी और बता दूं कि सूर्य की जो उम्र है वो यहाँ पे 10 मिलियन वर्ष होती थी पहले। मतलब कि जब शुरुआत हुई थी तो 10 मिलियन वर्ष थी, लेकिन समय के चलते चलते 5 मिलियन वर्ष जो है सूर्य बिता चुका है अपनी उम्र का, और अब केवल 5 मिलियन वर्ष ही सूर्य और चलेगा। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है भाई, 5 मिलियन वर्ष बहुत होते हैं, तब तक तो आपकी सारी पुश्तें खत्म हो जाएंगी भाई। 5 मिलियन वर्ष आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी बहुत कुछ है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। चलो अब बात कर लेते हैं ग्रहों की। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो सूर्य है वो किस प्रकार से जो है यहाँ पर स्थिर है, सिर्फ उन ग्रहों के लिए स्थिर, ये सिर्फ उन ग्रहों के लिए है जो ग्रह आसपास इसके चक्कर करते हैं। पर वास्तविक में सूर्य स्थिर नहीं है, सूर्य भी आकाशगंगा का चक्कर करता है ना उसके केंद्र का। तो ठीक है, अगर सूर्य को स्थिर मान लिया जाए इन ग्रहों के संबंध में तो आप देखेंगे कि सूर्य यहाँ पर स्थित है और सूर्य के आसपास जो है बहुत सारे ग्रह इस प्रकार से गति करते नजर आएंगे। देखिए, ठीक करते नजर आ रहे हैं ना। तो जैसे कि आप जानते हो मरकरी है, ये बुध है, बुध के बाद ये शुक्र आता है, शुक्र के बाद आपकी पृथ्वी आती है, उसके बाद मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है। तो उनके सब के बारे में जानकारी देंगे। चलिए और दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये आपकी है ना, ये आपका यहाँ पे वीनस देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद ये नीले कलर की अर्थ है। उसके बाद यहाँ पर जो चक्कर कर रहा है मंगल ग्रह, मार्स, और उसके बाद जो गति कर रहा है वो आपका जुपिटर यानी कि बृहस्पति। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे गति कर रहा है वो आपका है शनि, सैटर्न। ठीक है, शनि के बाद आपका है यहाँ पे यूरेनस, अरुण, और यूरेनस के बाद है आपका वरुण। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे प्लूटो, ये वाला जो भाग है प्लूटो का है, ये वाला देखिए, ये है प्लूटो। तो 2006 में हुई मीटिंग में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। इसके कई कारण थे कि ये जो आपका आकार में था चंद्रमा से भी छोटा था, पहला कारण। और सबसे बड़ा कारण जो आज का माना जाता है वो ये कि ये वरुण की कक्षा काटता था। ठीक है, ये देखेंगे कि वरुण की कक्षा जो है, मतलब वरुण इसी कक्षा में अपनी हमेशा गति करता रहता है। तो इस आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी, देखिए ये है वरुण की कक्षा जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है, जैसे नेपच्यून है ना, ये वरुण दिख रहा है आपको। और ये जो प्लूटो है वो इस प्रकार से इस वरुण की कक्षा को काट के निकलता है। तो वरुण की कक्षा काटना इसका मुख्य कारण था इसकी ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का। ठीक है, अब हमारे सौरमंडल में केवल जो 8 ग्रह ही बचे हैं। ठीक है, प्लूटो को इस ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया है। चलिए तो हम बात करेंगे इनका। तो ये देखिए, ये आपका है यहाँ पे मरकरी, और जो मरकरी है, अच्छा एक बात और बता दूं कि जो दिन रात कैसे होते हैं पृथ्वी पर, चलो मैं पृथ्वी के संबंध में बता दूंगा। यहाँ पे आपको देखिए मरकरी, ये आपको दिख रहा है मरकरी। और आज मैं मरकरी, वीनस, इन सबसे रिलेटेड वीडियो जो है बहुत कम मात्रा में, मतलब कि कुछ इसके बारे में कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं बताने का कारण है कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो मरकरी के संबंध में आप इतना समझ लीजिए कि देखिए, आप अगर ध्यान से इस मरकरी को देखते हैं तो इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है।
इसके आसपास कोई चक्कर नहीं करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सूर्य है वो केंद्र पर स्थित है और मान लो ये ग्रह है इसके आसपास चक्कर करते हैं, तो और जो ग्रहों का चक्कर करते हैं, जैसे कि इस ग्रह को स्थिर मान लिया जाए, जब ग्रह को स्थिर मान लिया जाता है, जब यहाँ पे मान लो ग्रह स्थित है और इसके आसपास जो चक्कर करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। तो यहाँ बुध के आसपास कोई भी उपग्रह नज़र नहीं आता है, तो इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है और ये सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह है। ठीक है, ये सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह है। ये अगर हम देखें इसको थोड़ा सा, ये देखिए सबसे नज़दीक ग्रह ये सूर्य है और सूर्य के सबसे पास में कौन है? बुध। तो बुध सबसे सूर्य के नज़दीकी ग्रह और सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। बुध जो है वो आपका सबसे छोटा ग्रह भी है और सबसे नज़दीक ग्रह भी है सूर्य का, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है। और बताते हैं कि इसके जो तापांतर रहता है वो आपका 600 डिग्री सेल्सियस रहता है बुध का। कारण है, देखिए ये आपका यहाँ पर बुध, ये बुध है आपका, और इसका जो तापांतर है, तापांतर का मतलब समझते हैं तापों का अंतर, दिन में और रात में जो ताप का अंतर होता है वो कितना होता है? तो लगभग यहाँ पर 600 डिग्री सेल्सियस तापांतर देखा जाता है। ठीक है, जहाँ दिन में इसका ताप 427 डिग्री सेल्सियस रहता है तो रात में -173 डिग्री सेल्सियस जाके हो जाता है। तो इनको अंतर लेंगे तो 600 डिग्री सेल्सियस आएगा, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो जुड़ के 600 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम शुक्र के बारे में। तो चलिए शुक्र पर देखते हैं। शुक्र है वो आपका वीनस के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपका शुक्र, ये आप देख रहे हैं जो शुक्र है, और शुक्र जो है वो सूर्य के दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? बुध, और शुक्र है वो सूर्य से दूसरे नंबर पर आता है शुक्र। यह पृथ्वी के सबसे निकटतम है। ठीक है, मंगल है थोड़ा सा दूर पड़ता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी निकटतम कम दूरी है, यहाँ ज़्यादा है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो शुक्र है, पृथ्वी के निकटतम है ये। ठीक है, शुक्र। अच्छा, दूसरी बात कर लेते हैं, इसे शुक्र को ही हम सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है, सांझ का तारा इसे कहते हैं और भोर का तारा भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जब शाम होती है तो पश्चिम दिशा में आपका सबसे चमकीला तारा दिखता है, वो आपका शुक्र तारा ही होता है। ठीक है, तो ये शुक्र के बारे में कुछ फैक्ट बताते हैं आपको। ये शुक्र है और थोड़ी जूम कर लेते हैं इसे, देखिए इसके आप नज़दीकी देख सकते हैं। ठीक है, और देखेंगे कि इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहते हैं। ये अभी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो जो बात है आपको बता रहे दिमाग में रखिएगा। इसे भग्नी ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम पृथ्वी के बारे में। ठीक है, पृथ्वी का थोड़ा बड़ा सेशन रहेगा, तो पृथ्वी के बारे में थोड़ी बाद में बात करते हैं। पहले हम और ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी का सेशन थोड़ा देर तक चलेगा। चलिए, तो अब पृथ्वी के बाद नंबर किसका आएगा? मंगल का। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मंगल, जिसकी सतह एकदम लाल रहती है, एकदम देखिए मंगल है ये। इसे मार्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसा कि आपने देखा बुध के, शुक्र के कोई उपग्रह नहीं थे। ठीक है, लेकिन हाँ इस मंगल के उपग्रह आपको देखने को ज़रूर मिल रहे होंगे। अगर इस मंगल को थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको दिख रहे होंगे फोबोस और डीमोस। देखिए, ये देखिए, ये आपका डीमोस और ये आपका फोबोस। फोबोस डीमोस जो है वो मंगल ग्रह के आसपास गति करते हैं। ये देखिए उसके चक्र भी हैं, ये देखिए ये आपका है मंगल ग्रह, और इसके आसपास जो गति कर रहे हैं फोबोस है और एक आपका डीमोस। तो मंगल ग्रह के 2 ही उपग्रह हैं, केवल 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, जो इस ग्रह के चक्कर करते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इस ग्रह को हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात कर लेते हैं। इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि दिखने में भी लाल है, तो इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और ये जो लाल ग्रह है ये आयरन ऑक्साइड की वजह से है, आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका लाल रंग रहता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी चक्र काल की। तो इसका जो अपनी धुरी पर समय घूमना होता है वो आपका 24 घंटे होता है, जो कि इंपॉर्टेंट था, सबका नहीं बताएंगे क्योंकि हम जब बार विस्तृत जानकारी लेंगे तभी बताएंगे। इसका मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि पृथ्वी के समान ही अपनी धुरी पर घूमता है, इसीलिए यहाँ पे ऋतु में परिवर्तन होता है। झुका भी पृथ्वी के समान ही अक्ष पर है, इसीलिए ऋतु परिवर्तन के कारण इस पर जीवन संभव नज़र आता है। इसीलिए लोग मंगल जो है उस पर जाते हैं और अपने प्रक्षेपण करते रहते हैं। ठीक है, चलिए तो और इसके 2 उपग्रह तो मैंने आपको बता दिए हैं। तो एक बात और बता दूं कि जो इसका सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसका नाम है निक्स ओलंपिया। जो निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर ही सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, जो पृथ्वी पर उपस्थित माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। ठीक से, निक्स ओलंपिया।
पूरी पृथ्वी पर सबसे ऊंचा तो माउंट एवरेस्ट है, परंतु मंगल ग्रह पर माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा आपका जो है वो आपका एक और पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, मंगल ग्रह पर ही उपस्थित है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगले ग्रह के बारे में। तो मार्स के बाद नंबर आता है जुपिटर का, और ये आपका है बृहस्पति ग्रह, जो दिखने में आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए ये आपका है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह के बहुत सारे यहाँ पर आपको उपग्रह देखने को मिल जाएंगे, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो, मतलब बहुत सारे, लगभग 67 ग्रह यानी कि 67 जो आपके प्लेनेट हैं, ठीक है, वो आपके यहाँ पर उपस्थित हैं। देख सकते हैं कि कितने जो इसका, लेकिन सबसे फेमस जो इसका है वो आपका गैनीमीड है। तो हम ये समझेंगे सबसे बड़ा जो ग्रह है, जो उपग्रह है इस ग्रह का, बृहस्पति का, वो सबसे बड़ा गैनीमीड है और सबसे फेमस भी है। तो हम इसे याद रखेंगे, सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे हैं इसके। तो चलो मैं इसके बारे में कुछ तथ्य बता देते हैं। अपनी दूरी पर घूमने वाला सबसे कम समय में जो है बृहस्पति ग्रह, लगभग 10 घंटे के समय में ही आपका वो दूरी पर घूम जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह है वो भी आपका बृहस्पति ही है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे ग्रह के बारे में। तो अब नंबर आता है आपके सैटर्न का, यानी कि शनि का। ये आपका शनि, और शनि को देख सकते हैं, इसके भी बहुत सारे आपके उपग्रह देखने को मिलेंगे। इसके लगभग 62 उपग्रह हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आपको याद नहीं करने हैं, केवल आपको एक उपग्रह याद करना जो इम्पोर्टेंट है, टाइटन। टाइटन नाम का जो आपका एक उपग्रह, उसको आप ध्यान में रखेंगे। बाकी इसके बहुत 62 लगभग उपग्रह हैं, उनको याद नहीं रखना है। हाँ, इसके ऊपर जो आपको, इसके आसपास जो आपकी वलय दिख रही है ये, ठीक है, बहुत पतली दिखा देते हैं हम आपको। देखिए केवल इस शनि के ऊपर ही आपको वलय नज़र आएगी, जो लगभग धूल के कणों से मिलकर बनी है। 8 प्रकार की वलय होती है जो शनि के आसपास आपको दिख रही है। ठीक है, तो केवल एकमात्र ग्रह ऐसा है जिसके आसपास वलय है, वो है शनि। क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये शनि है। ठीक है, आपने इसके बारे में समझ लिया होगा। इसका एकमात्र उपग्रह टाइटन के बारे में आप समझ सकते हैं। वलयों की संख्या हमें 7 रहती है, और इसका घनत्व तो सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, क्योंकि शनि ग्रह को अगर आप पानी में रखेंगे तो ये तैरने लगेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक भी ग्रह जो है पानी में नहीं तैरेगा, क्योंकि उनका घनत्व तो पानी से अधिक होता है, परंतु शनि एक ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व तो पानी से कम है। अगर इसे पानी में रख दिया जाए, अगर एज्यूम किया जाए, रख तो नहीं पाएंगे कभी कोई भी, लेकिन एज्यूम किया जाए तो पानी में ये तैरेगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे ग्रह के बारे में। तो जब शनि के बाद जो नंबर आता है वो आपका आता है अरुण का। ठीक है, तो ये आपका दिख रहा है यहाँ पे अरुण, यूरेनस। इसके पास भी वलय है, लेकिन इसके वलय से क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप समझते हैं। इसके अरुण का जो सबसे मुख्य उपग्रह है वो है आपका टाइटेनिया। यहाँ पे जो दिख रहा है, गति कर रहा है इस अरुण के आसपास। देखिए ये अरुण है, अरुण के आसपास गति तो बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन सबसे मुख्य जो है वो आपका टाइटेनिया है, जो सबसे इससे बड़ा है और सबसे मुख्य उपग्रह है इसका, अरुण का। ठीक है, आकार की दृष्टि से, घनत्व की दृष्टि से, सूर्य से बढ़ते क्रम की दृष्टि से आपका अलग वीडियो आएगा जिसके बारे में आपको बताएंगे। आप यहाँ पर सिर्फ हम कुछ मोटे मोटे प्रश्न हैं। इसे लेटा ग्रह भी कहते हैं, आप ध्यान में रखेंगे कि अरुण जो है उसे लेटा ग्रह कहते हैं, और ये बिल्कुल उल्टी दिशा में घूमता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, और टाइटेनिया को मुख्य याद रखेंगे, इसकी खोज 1781 में की गई थी। इसकी खोज जो है 1781 में की गई थी, और विलियम हर्शेल ने की थी। किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। ठीक है, विलियम हर्शेल ने इसकी खोज 1781 में की थी अरुण ग्रह की। अब बात कर लेते हैं हम वरुण के बारे में। ठीक है, तो ये नेपच्यून है, आपका दिख रहा है यहाँ पे वरुण, ये देखिए। ठीक है, और इसका सिर्फ एक आपको उपग्रह याद रखना है जिसका नाम है ट्रिटॉन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है ट्रिटॉन है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका लिख के आ रहा है यहाँ पे ट्रिटॉन। तो ये ट्रिटॉन है, ये वरुण का उपग्रह है जो मुख्य है, और ये हरे रंग का दिखता है। ये हरे रंग का दिखता है, देखने में तो नीला नज़र आता है लेकिन हरे रंग का दिखता है अगर थोड़ा जूम करके देखेंगे तो। और ये हरा रंग है वो मीथेन के कारण है, इसमें मीथेन गैस है तो मीथेन के कारण इसका हरा रंग होता है। ठीक है, और ट्रिटॉन इस में से प्रमुख है। इसकी खोज 1846 में जहान गाले ने की थी। जहान गाले ने इसकी खोज की थी, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, जहान गाले ने इसकी खोज 1846 में की थी, जबकि वहाँ पर 1781 में अरुण की खोज हुई थी, 1846 में वरुण की। चलिए हम बात कर लेते हैं मुख्यतः पृथ्वी के बारे में, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ना है हमें। तो पृथ्वी के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए कहाँ पर है पृथ्वी। ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा मून,
जो पृथ्वी के आसपास इस प्रकार से गति करता है, एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। ठीक है, तो ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का ही भाग है। अब कहोगे कैसे, तो बहुत पुरानी बात है कि जब पृथ्वी से थिया नाम का एक आता है मतलब यहाँ पे क्षुद्र ग्रह टकराता है। थिया नाम के टकराने के बाद पृथ्वी का कुछ हिस्सा जो धूल के कणों का था वो उड़ करके उसके आसपास ही गति करने लगता है और इकट्ठा होकर गुरुत्वाकर्षण की वजह से गोल हो जाता है, उसका नाम ही बन जाता है आपका चंद्रमा। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जाकर के पृथ्वी जो चंद्रमा है उसकी मिट्टी की जांच की है, तो देखा गया है कि जो तत्व जो गुण पृथ्वी की मिट्टी में पाए जाते हैं ठीक वही गुण चंद्रमा में पाए जाते हैं, तो पृथ्वी का ही हिस्सा मून को समझा जाता है। ठीक है, चलिए तो ग्रह के बारे में समझ सकते हैं। अब आप आगे की कर लेते हैं, तो अब पृथ्वी को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ठीक है, एक बात तो आप जानते ही हैं कि उपग्रह होते हैं वो ग्रह के आसपास गति करते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए ये ग्रह है, ग्रह के आसपास गति कर रहे हैं आपके उपग्रह जो कि चंद्रमा। चलो पृथ्वी में देखते हैं। तो अब बात आती है पृथ्वी की। या पृथ्वी देखने में आपकी बहुत ही सुंदर लगती है और ग्रहों की अपेक्षा में। ये है आपकी पृथ्वी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है कि लोग पृथ्वी पर कहाँ रहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में सभी लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं। तो आप मैं बता दूं कि लोग जो होते हैं पृथ्वी के इस सिरे पर रहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर मतलब कि जो ऊपरी सतह है उस पर रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर रहता कोई बंदा, यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है, मतलब कि इसकी ऊपरी सतह पर ही लोगों का जीवन है। ये देखिए, ठीक है, ये आपका पृथ्वी। अब कुछ लोगों का दिमाग चल रहा होगा कि भाई ऊपर वाले तो ऊपर खड़े रहते हैं पर नीचे वाले जो हैं वो मतलब हवा में कैसे लटके रहते हैं और गिरते क्यों नहीं नीचे। तो देखिए इसका मुख्य कारण ये है कि चाहे कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हो, चाहे 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 यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर कहीं भी खड़ा हो, चाहे यहाँ पर कहीं भी, परंतु उसे कभी भी ये बात आभास नहीं होती कि हम नीचे की तरफ आ गए या फिर ऊपर की तरफ। कारण बताएंगे, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में आप सब जानते हो कि पृथ्वी में चुंबकत्व गुण होता है और चुंबक पृथ्वी के केंद्र में निहित है। तो उसी चुंबक के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। तो जितना प्रेशर इस व्यक्ति पे रहता है अपने दबाव का, ठीक उतना ही प्रेशर इस पे रहता है, उतना ही प्रेशर इस पे रहता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। मतलब अगर मान लो कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, वो भी अपना वजन महसूस कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे खड़ा व्यक्ति भी उतना ही वजन महसूस कर रहा होगा पृथ्वी के अकॉर्डिंग। अब उसे ऐसा कभी नहीं लगेगा कि हमारा मुंह नीचे है और पैर ऊपर है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं लगेगा। कारण है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से किसी को यह आभास भी नहीं होता कि कौन किस दिशा में है। तो पृथ्वी इस प्रकार से जो है घूमती रहती है। ठीक है, और लोगों को महसूस भी नहीं होता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस पृथ्वी पे लोग कहाँ रहते हैं। तो देखिए जैसे ये पृथ्वी है, तो ये जितना भी भाग आपको नीले कलर का दिख रहा है इस पृथ्वी पे, ये वाला भाग, इसमें आपके महासागर जल भरा है। ठीक है, 31% भाग पर जल आपका आता है। और जो भाग आपको ये दिख रहा है, ये पीले कलर का, हरे कलर का, ये आपका स्थलीय भाग है और इसी पर लोग रहते हैं जो आपके महाद्वीपों में बटे हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपका भारत भी नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये जो भाग हिस्सा दिख रहा है आपका, ये आपका क्या है, भारत है। ठीक है, ये भारत है। तो ये भारत जो है यहीं पर लोग रहते हैं। तो इसके ऊपर रहते हैं, यहाँ पर ऐसे खड़े रहते हैं ऊपर इस प्रकार से। ठीक है, चलिए तो ये पृथ्वी है, आपने अच्छे से देख ली होगी। आपका क्वेश्चन भी डाउट जो होगा क्लियर हो गया होगा कि लोग कहाँ रहते हैं। यहाँ रहते हैं भाई, ऊपर की साइड पे सभी रहते हैं। गिरते इसीलिए नहीं है, कोई भी किसी को महसूस नहीं होता गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो पृथ्वी से संबंधित जो पॉइंट हैं वो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी अपने तल पर लगभग 23.5 अंश झुकी है। इसकी वजह से इसमें ऋतु परिवर्तन होता है और यहाँ पे जीवन की संभावना बनती है। ये सौरमंडल का, पूरे सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। किसी भी ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त नहीं की जाती है, केवल मंगल ग्रह पे की जाती है। तो वहाँ पर लोग जाते रहते हैं, अपना रिसर्च करते रहते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट में केवल जो देखा जाए जीवन जो है वो केवल पृथ्वी पर ही है। ठीक है, चलिए पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और घूमने में जो स्पीड रहती है उसकी वो 1610 किलोमीटर पर आवर रहती है। पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की स्पीड रहती है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। आप लोगों को लग रहा होगा अभी तो आपने 30 किलोमीटर पर सेकंड बताया था। ठीक, वो जो आपका था परिक्रमण काल था। सूर्य के आसपास अगर जो पृथ्वी घूमती है उसका काल जो है आपका 30 किलोमीटर पर सेकंड है। परंतु अगर अपनी धुरी पर जो पृथ्वी घूमती है वो उसका काल आपका है 1610 किलोमीटर पर हावर, वो मीटर पर सेकंड था। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं इस पृथ्वी की। तो अब आप देख रहे होंगे कि पृथ्वी का जो ये वाला हिस्सा ये बहुत ही चमकदार है, इसमें हम सब कुछ देख पा रहे हैं। और जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हम वो नहीं देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा। कारण भाई कि सूर्य का प्रकाश इधर नहीं पड़ रहा है। देखिए सूर्य वो है
अब जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा तो इस साइड वाले लोग तो यही समझेंगे कि भाई रात है। तो बस यही एक नियम रहता है रात और दिन होने का। जिस प्रकार से पृथ्वी घूमती जाती है ठीक उसी प्रकार से सूर्य की उस पर किरणें पड़ती जाती हैं। और देखो इधर वाले सभी लोग जो महाद्वीप में रह रहे होंगे, यहाँ पर जो अफ्रीका के लोग हैं, तो ये सब अपने आप को रात महसूस कर रहे होंगे। और जो इधर के लोग हैं ये वाले, इन पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये वाले अपने को दिन महसूस करते हैं। पृथ्वी किस प्रकार से घूमती है वो आपको दिखा देते हैं हम। देखिए ये पृथ्वी का समय घूर्णन चालू होता है तो पृथ्वी इस प्रकार से घूमती है, जहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपकी जो है टाइम पीरियड आ रहा है। ठीक है, तो ये समय आपके समय के इस प्रकार पृथ्वी का घूर्णन रहता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आगे की। तो देखेंगे कि पृथ्वी जो है उसके ऊपर भी सैटेलाइट कई लगी रहती हैं। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर भी सैटेलाइट लॉन्च रहती हैं। अच्छा, अब मैं आपके बात करता हूँ कि इसका जो घूर्णन का काल रहता है कितने समय में घूर्णन कर पाती है। तो ये 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है, अपनी घूर्णन, अपनी मतलब कि धुरी पर घूमने का समय है ये। ठीक है, परिक्रमण काल नहीं, परिक्रमण काल का जो समय होता है वो 365 होता है। बात समझ में आ रही है? किस प्रकार से होता है हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे कि मान लो सूर्य है, सूर्य के आसपास कौन घूम रही है इस प्रकार से? पृथ्वी। अब मान लो पृथ्वी यहाँ पे घूम के आ रही है तो इसके आसपास कौन घूम रहा है? चंद्रमा। ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है और ये आपका सूर्य है। तो यहाँ पर जो स्थिति बनती है, तो जो ये मान लो सूर्य है तो सूर्य के आसपास घूमने में तो पृथ्वी 365 दिन लेती है, जिसे हम परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल, इसकी घूमने की जो स्पीड होती है वो 29.8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, और जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है इस प्रकार से घूमती है, इसे कहते हैं हम परिभ्रमण, मतलब कि परिभ्रमण गति या घूर्णन गति कहते हैं। तो इसकी जो स्पीड होती है वो आपकी होती है 1610 किलोमीटर पर घंटा। आप इसी मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर सकते हैं। और इसकी जो समयावधि होती है वो आपकी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होती है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो जैसे जैसे आप जानते हो कि जो आपका प्रत्येक वर्ष 6 घंटे का समय बच जाता है, क्योंकि 365 दिन जो आपका परिक्रमण काल होता है वो 365 दिन 6 घंटे होता है। ठीक है, अब ये 6 घंटे जो होता है प्रत्येक वर्ष जुड़ता रहता है और 6 और 4 वर्ष में ये 6 चौको 24, मतलब कि 24 घंटे हो जाते हैं, जो कि लगभग एक दिन हो जाता है आपका। और यही एक दिन जो है लीप वर्ष के रूप में प्रत्येक 4 साल बाद जुड़ जाता है, जिसमें फरवरी में आपके 28 दिनों से 29 दिन हो जाते हैं। इसे लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं आकार और बनावट की दृष्टि से ये शुक्र के समान है, परंतु परिभ्रमण काल से देखें तो ये मंगल ग्रह के समान परिभ्रमण करती है, जो कि भी उसी के समान है। 24 घंटे में लगभग इसका परिभ्रमण रहता है मंगल के समान। लेकिन आकार और दृष्टि से देखें तो ये शुक्र के समान है। किसके समान है? शुक्र के। इसीलिए तो इसके शुक्र को भगनी ग्रह कहा जाता है पृथ्वी का। ठीक है, अच्छा, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ये जल की उपस्थिति के कारण, जल इस पे उपस्थित है ना पृथ्वी पे, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है वो प्रैक्सिमा सेंचुरी है, जो आप आगे देखेंगे। और साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, जो सूर्य से दुगना द्रव्यमान वाला तारा है। आप देख सकते हैं, देखो ये सूर्य है, जैसे देखिए आप दिखाते हैं, देखिए ये सूर्य है, ये जो है आपका सूर्य है। और सूर्य से दुगना बड़ा आपका एक तारा है प्रैक्सिमा सेंचुरी, जो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। 9 प्रकाश वर्ष दूर है प्रैक्सिमा सेंचुरी की दूरी। ठीक है, ठीक, ये आपका दिख रहा है यहाँ पे सूर्य। सूर्य जो है उसका जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितनी देर में आ पाता है? वो आ पाता है आपका 8 मिनट 16 सेकंड में। 8 मिनट, पहले आपका ये 8 मिनट 22 सेकंड भी था, किसी किसी किताब में लिखा है, परंतु किसी किसी किताब में अब ज़्यादातर मान्यता मिलती है 8 मिनट और 16 सेकंड। तो पृथ्वी पर जो प्रकाश है वो सूर्य का इतने समय में पहुँचता है। ठीक है, जो पृथ्वी से बहुत दूर उपस्थित है सूर्य, जबकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के बहुत पास में उपस्थित है। ठीक है, देख सकते हैं ये वाला जो है ये चंद्रमा है और ये है सूर्य और पृथ्वी है ये। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी देखिए आप, फिर इस पृथ्वी से सूर्य की दूरी देखिए, बहुत ज़्यादा है ना। ठीक है, तो ये पृथ्वी के बारे में अध्ययन था कुछ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको पृथ्वी के बारे में बहुत सारे तथ्य समझ गए होंगे। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने सारे ग्रहों के बारे में पढ़ लिया मोटा मोटा। तो ये थे आपके ग्रहों की पूरी श्रृंखला। और जो आपको यहाँ पर दिख रहे थे गोल गोल, ये आपके कुछ क्षुद्र ग्रह का पिंड वगैरह होते हैं, जो ये आपको दिख रहे सूर्य के आसपास वलय बना करके। और प्लूटो को तो ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रॉस हो रहा है,
ये आपका नेपच्यून की कक्षा है, तो ये आपकी प्लूटो की कक्षा है जो कि क्रॉस कर रही है यहाँ पे, इसी वजह से प्लूटो को हटा दिया गया है। और मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि किस प्रकार से जो है सूर्य सबका केंद्र बन के रह गया है। ठीक है, ये देखिए किस प्रकार से ये सब गति करते हैं। ये देखो, पहले आपका यहाँ पे वीनस, वो मरकरी, मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद आपका अर्थ, अर्थ के बाद आपका है मार्स, मंगल, और मंगल के बाद आता है आपका बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, बृहस्पति ये रहा, फिर आपका शनि, फिर आपका अरुण, और फिर आपका आता है वरुण, और प्लूटो को तो ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो मैंने सबके बारे में विस्तृत मतलब अध्ययन नहीं कर पाया, परंतु बहुत सारा अध्ययन किया, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और आपको इसको आप इसे देख सकते हैं यहाँ पर कि पृथ्वी जो है वो किस प्रकार से आपको दिख रही है यहाँ से। चलिए अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ग्रहण के बारे में। जो आप जानते हो ना, ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो उनके बारे में बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण जो होता है वो किस स्थिति में लगता है, सूर्य ग्रहण होता है आपका किस स्थिति में लगता है। ठीक है, किस स्थिति में लगता है, तो ये सबके बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो ये सेशन अभी जारी रहेगा। आप इसे समझ सकते हैं कि कितने कम समय में कितनी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। पढ़ने की अपेक्षा इस पर देखना कितना आसान होता है और समझना भी कितना आसान होता है। पढ़ते तो हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, लेकिन इसको देखकर आप समझने में थोड़ी सी बहुत आसानी रहती है याद करने में। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है आप सब लोगों से, मैं बार बार कहना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग मतलब पता नहीं क्यों नहीं, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें अगर देखते हैं तो। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।